प्रिय साथियों और दोस्तों, आज मैं आपको नक्सलवाद के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी दिन से नक्सलवाद की वीडियो सुने हैं और मेरा मानना है कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसके बारे में दूसरों को भी बताना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो जब भी हमारे देश में कोई नक्सली हमला करता है तो हम बड़े ताजुब होते हैं कि अपने ही घर के लोग, अपने ही सेना के जवान, अर्धसैनिक के जो जवान हैं उन पर हमला क्यों करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नक्सली जो होते हैं और आतंकवादी होते हैं, इनमें एक अंतर है। आतंकवादी जो होते हैं वो सार्वजनिक जो स्थान होता है, जहाँ पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर भी हमला कर देते हैं। पब्लिक प्लेस को भी नुकसान पहुँचाया उन लोगों ने, ऐसा देखा गया। लेकिन नक्सली जो है पब्लिक प्लेस को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। उनके टारगेट पर सिर्फ सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और नेता होते हैं। कई बड़े नक्सली हुए हैं, तो मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बता दें सबसे पहले कि नक्सलवाद निकला कहाँ से है, ये नक्सली की समस्या आई कहाँ से है। आप लोगों ने एक पार्टी का नाम सुना होगा, कम्युनिस्ट। तो ये कम्युनिस्टों से निकली हुई पार्टी है जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखती है, जो वो बैलेट में विश्वास नहीं रखती है। अगर आपको और अच्छे से जानना हो तो हमारे चैनल पर BTN न्यूज़ पर ही जो है, यहाँ के कामरेड हैं हाजी नब्बन, उनका इंटरव्यू मैंने चलाया था। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में। लेकिन चलिए हम बात करते हैं कि दोस्तों, पहले, आज के 100 साल पहले पूरे विश्व में राजशाही हुआ करता था। और राजशाही में क्या होता था कि मजदूरों को दबाया जाता था, मजदूरों का शोषण किया जाता था। जैसे मजदूरों से काम लिया गया 8 घंटा, 12 घंटा, लेकिन उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता था। जैसे आज के मुकाबले अगर 500 रुपये वेतन होना चाहिए मजदूरों को, तो उन्हें 100 रुपये मिलता था। ऐसा समझिए आप, इसे 100 रुपये मजदूरों को मिले और उनसे 12 घंटा काम लिया जाए। तो मजदूरों के अंदर भी कहीं ना कहीं गुस्सा था, इसके खिलाफ असंतुष्ट थे। लेकिन एक कहावत है कि एक जुल्हा के बिना 900 नाविक डूब गए। तो उन्हें कोई जुल्हा नहीं मिल रहा था, तारनहार नहीं मिल रहा था, लेकिन मिला। कार्ल मार्क्स साहब थे, उन्होंने एक किताब लिखी, आप लोग पढ़िएगा। किताब तो बहुत बड़ी है, लेकिन किताब की कुछ लाइनें हिट हैं। उन्होंने कहा था कि बदलाव बंदूक की नली से होगी, खूनी क्रांति, ब्लड क्रांति का नाम दिया था। उन्होंने कहा था सत्ता जो है वो छीन लो, अमीरों से, पूंजीवादों से सत्ता छीन लो। खैर, कार्ल मार्क्स ने तो किताब लिख दी, लेकिन उस समय कोई बदलाव नहीं हुआ। ये फिलासफर थे, जर्मन फिलासफर थे। आपको बता दें यहाँ कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ बड़े बड़े लोग हुए हैं, फिलासफर भी हुए हैं। आइंस्टीन भी जर्मनी के ही हैं। तो जर्मन फिलासफर थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक बुक लिखी, दास कैपिटल, और उसमें ये सब बातें लिखी गई। ठीक, अब वो बुक धीरे धीरे लोगों ने पढ़ना शुरू किया। रूस का जो राजा था वो बड़ा निरंकुश था, बड़ा सत्ता लोभी था, काम नहीं करता था, ऐश करता था। तो रूस में एक नेता हुआ करते थे, लेनिन। लेनिन अधिवक्ता थे, वकील भी थे। उन्होंने इस किताब को पढ़ा और उस किताब को, जो किताब में लिखी हुई बातें थी, उसको उन्होंने ज़मीन पे लाने का प्रयास किया। मैं आपको पहले भी विश्व इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं अभी भारत में भी आऊँगा। बिल्कुल, मैं भारत में आऊँगा और आपको बताऊँगा कि चारू मजूमदार कौन थे, कानू सान्याल कौन थे, मैं सब के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, क्या हुआ कि लेनिन ने क्या किया, उस किताब को पढ़ने के बाद उस पर अमल किया और रूस में क्रांति कर दी। मजदूरों को इकट्ठा किया और राजा के खिलाफ भड़काया। और ऐसा बताया था कि राज परिवार को उस क्रांति में खड़ा करके मार दिया गया, उनके घर में कोई बचा नहीं। और फिर लेनिन जो है वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन लेनिन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कर दी कम्युनिस्ट पार्टी में। तो जब जब लेनिन का शुरुआत हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ रूस में, तो जो उसके आस पड़ोस के देश थे, चाइना और बगल में और जितने भी देश थे, इंग्लैंड था, मतलब सभी देशों में धीरे धीरे जो कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखी थी उस पर अमल होना शुरू हो गया और कम्युनिज्म का ग्रोथ शुरू हो गया। और लेनिन कहीं ना कहीं चीज़ों को हवा देने लगे। उन्होंने प्रयास किया कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन जाए, भारत में भी बन जाए। तो कहा जाता था कि उस समय जर्मनी में जब लेनिन संघर्ष कर रहे थे तो एम एन रॉय जो है भारतीय नागरिक थे, ये बड़े करीब हुआ करते थे लेनिन के। तो जब लेनिन को सत्ता मिल गई तो लेनिन ने चाहा कि अब जो है एम एन रॉय इंडिया जाएं और वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करें और कम्युनिस्टों का शासन भारत में भी हो। तो इस प्रकार रूस से कम्युनिस्ट शुरू हुए और कहाँ पहुँचे, इंडिया में पहुँच गए।
खैर, तो उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों को भनक लग गई तो उन्होंने इस पार्टी पे बैन लगा दिया। और दूसरी एक कारण और था कि उस समय गांधी जी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे भारत के। तो गांधी जी के जो साथ में लोग थे, नेहरू, पटेल, ये सब कम्युनिस्ट से प्रभावित थे। लेकिन देखिए, किसी भी आंदोलन को हवा तब मिलती है जब जनता जुड़े। तो जनता जो कि गांधी के साथ पहले ही जुड़ चुकी थी अहिंसावादी आंदोलन में। तो अब जो कम्युनिस्टों की पार्टी थी, जो दल था, उसको लोग मिल नहीं रहे थे, उनके साथ पब्लिक जुड़ नहीं रही थी। तो ऐसे में गांधी ने के साथ जो है नेहरू और पटेल ने भी गांधी का साथ देने का फैसला किया। और इस प्रकार कम्युनिस्ट को उतना अच्छा हवा नहीं मिला जितना उस समय मिलना चाहिए था। खैर, कम्युनिस्ट संघर्ष करते रहे, उन्होंने सशस्त्र क्रांति की बात की, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन जब आपको बता दें कि जब भारत और चाइना के बीच में बताते हैं लोग कि युद्ध शुरू हुआ आज़ादी के बाद, तो कुछ कम्युनिस्टों का झुकाव चाइना की तरफ था, ऐसा चाइना कम्युनिस्टों पे आरोप लगता है। तो खैर, देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के बाद जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दो धड़े हो गए। एक धड़े ने कहा कि भाई हम भी भाग लेंगे चुनावी प्रक्रिया में, बैलेट पे विश्वास करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो थे, क्या नाम है उनका, ज्योति बसु जी थे। बसु साहब ने कहा कि नहीं, हम करेंगे। और इस प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया। लेकिन कम्युनिस्टों में दो धड़ा था। एक धड़ा माओ को मानता था। अभी हम थोड़ा आपको बता दें माओ के बारे में कि माओ भी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे और उन्होंने चाइना में सशस्त्र क्रांति किया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। कम्युनिस्टों के साथ दिक्कत ये है कि विचारधारा तो इनकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब सत्ता पाते हैं तो तानाशाह बन जाते हैं। तो माओ को जब सत्ता मिल गई तो माओ बन गया तानाशाह, ठीक वैसे जैसे हिटलर था जर्मन का तानाशाह। तो फिलहाल हम चाइना पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इंडिया में फिर से लौटते हैं एक बार। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब पश्चिम बंगाल में एक गांव है नक्सलवाड़ी, यहीं से मामला गड़बड़ा गया कि क्या हुआ कि एक किसान के बेटे को वहाँ के जो साहूकार हुआ करते थे, देखिए साहूकारी व्यवस्था पहले थी, लोगों के पास 100-100 बीघा खेत हुआ करते थे और वो मजदूरों से काम कराते थे। लेकिन इंदिरा जी आई और वो एक ऐसा बिल लेकर आई कि किसी के पास जो है 20 या 25 बीघे से अधिक खेत नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर साहूकारी अब तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस दौर में हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक गरीब किसान के बच्चे को मार दिया। और उस समय कम्युनिस्ट से प्रभावित थे चारू मजुमदार। तो चारू मजुमदार ने फैसला किया कि भाई ये जो ज्योति बसु जी कर रहे हैं बैलेट से कुछ होने वाला नहीं है, हमें सशस्त्र क्रांति करनी चाहिए, हमें बंदूक उठानी चाहिए। और फिर चारू मजुमदार को जेल भेज दिया गया। जब ये घटना हुई, जब मतलब पश्चिम बंगाल में कई सारे पूंजीपतियों को मारा गया, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद क्रांति शुरू हो गई पश्चिम बंगाल में। ये जो हिंसक ग्रुप है, नक्सली ग्रुप है, ये बन गया और इसने जो है साहूकारों को, जमींदारों को मारना शुरू कर दिया। तो चारू जेल चले गए और जेल में उनकी मुलाकात हुई कानू सान्याल से। अब दोनों की विचारधाराएं मिल रही थी, दोनों कम्युनिस्ट थे। अब ये ग्रुप बहुत मजबूत हो गया। जेल से छूटने के बाद ये दोनों अंडरग्राउंड हो गए और उसके बाद पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ खूनी क्रांति। लगातार जो है पूंजीपतियों को, साहूकारों को, जमींदारों को मारना शुरू किया गया। मतलब ये जो कम्युनिस्ट की जो हिंसा वाली पार्टी थी, उसमें ऐसा कहा गया कि कामरेड उसी को कहा जाएगा जिसके हाथ खून से रंगे हो। तो इस प्रकार जो है पूरी खूनी क्रांति हो गई और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और लोग बताते हैं पूरे विश्व में खबरें बनने लगी। इंदिरा की सरकार हुआ करती थी, विश्व का भी दबाव आया, मानवाधिकार आयोग का दबाव आया। फिर इंदिरा जी ने कड़ा फैसला लिया और उन्होंने नक्सलियों को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी। तो ऐसा बताते हैं कि जब पुलिस को खुली छूट मिल गई और इत्तेफाक से वहाँ सरकार भी बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। तो अभी इससे पहले क्या थी कि वहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार थी। तो चूँकि ये धड़ा कम्युनिस्ट पार्टी से अलग था, लेकिन था उसी में से। आप इस बात को ऐसे समझिए कि दो भाई हैं, मान लिया। एक भाई जो है हिंसा में विश्वास नहीं रखता है, वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेता है, उसकी पार्टी, उसके विधायक बनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन दूसरा भाई कहता है कि नहीं, हम चुनाव को नहीं मानते हैं, हम माओ को मानते हैं, हम लेनिन को मानते हैं, हम कार्ल मार्क्स को मानते हैं, हम बंदूक की नली से सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। तो जब तक ऐसा मतलब आरोप है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर कि जब तक वो सत्ता में थे तो वो दबा नहीं पाए उस आंदोलन को। हालांकि खिलाफ थे, ज्योति बसु भी इसको दबाना चाहते थे और वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते थे, सीपीआई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार आई और नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया। और इसके अलावा जब ये नक्सली बिहार में पहुंचा, उड़ीसा में पहुंचा, तो बिहार में जब इन्होंने
जब इन्होंने साहूकारों पे हमला किया तो वहाँ के जो साहूकार थे, ज़मींदार थे, उन लोगों ने भी अपना एक गुट बना लिया और उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीनें हम नहीं देंगे, हिंसा का बदला हिंसा होगा। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि एक गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया। खैर कांग्रेस की सरकार बनी तो चारू मजुमदार को पकड़ा गया। उनके बेटे का इंटरव्यू है कि जो है उनके घर पे सूचना दी गई तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे पिताजी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था तो इस तरह की बहुत सारी खबरें आती थी कि चारू दादा गिरफ्तार हो गए हैं। और कानू सान्याल तो गिरफ्तार हुई है, लेकिन वो कानू सान्याल ने जो है हिंसा छोड़ दिया, हिंसा से उनका मन ऊब गया। और ज्योति बसु ने काफ़ी उनकी मदद की तो वो फिर जेल से बाहर आ गए और उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने माना कि जो है हिंसा से समाज में सुधार नहीं हो सकता है। हालांकि एक दुखद घटना ये भी है कि जब कानू सान्याल ने हिंसा छोड़ दी उसके बावजूद भी वो इतने दबाव में थे कि अभी कुछ दिन पूर्व भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका शव जो है फांसी से लटकते हुए पाया गया। ये भी एक दुखद घटना है, इसको दुखद कहा जा सकता है क्योंकि जब आदमी का विचारधारा बदल गया उसके बाद ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और खैर हम बता दें आपको, फिर चारू दादा के साथ लोग बताते हैं कि पुलिस ने उन्हें बहुत टार्चर किया और 15 दिन तक उन्हें जेल में बैठाए रखा गया। इसको लेके कम्युनिस्ट जो है बहुत नाराज़ भी हुए, क्योंकि उनका ये मानना था कि भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ संविधान है और किसी भी आदमी को 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं बिठाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का वहाँ उल्लंघन हुआ। वो जो लालगंज थाना है वहाँ पे शायद पश्चिम बंगाल में बैठाया गया था। और इसको लेकर कम्युनिस्टों के दिल में आज भी रोष है कि वो ठीक है, उन्होंने हिंसा किया था और उनको जेल जाना चाहिए था और उनको अगर फांसी भी होती तो कम्युनिस्टों को दिक्कत नहीं था क्योंकि सज़ा सुनाते जज साहब। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उन्हें टार्चर किया और उसमें उनकी जान चली गई, उसको लेके कहीं ना कहीं भारतीय जो जो दूसरा धड़ा है, जो लोकतांत्रिक धड़ा है, उसके दिल में ये दर्द है कि चारू के साथ गलत हुआ। उनको हिंसा के साथ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं होना चाहिए, हिंसा का जवाब संविधान से होना चाहिए। अगर आप संविधान को मानते हैं, देश में संविधान सर्वोपरि है। खैर चारू दादा की तो भले ही चले गए, वो उनको उनकी डेथ हो गई, कानू सान्याल भी छोड़ दिए और कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से ये पूरा का पूरा आंदोलन ही ख़त्म हो गया। लेकिन ज़रा सोचिए, ये जो चिंगारी निकली थी ये बिहार पहुंच गया और बिहार में एक विजय मिश्रा करके थे, या कोई मिश्रा जी थे, मुझे नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने भी कमान संभाली। लेकिन उनका भी वो भी बहुत दिन तक हिंसा से राजनीति को बदल नहीं पाए। फिर उन्होंने लोकतंत्र में आने का फैसला किया और 6 सीटें उन्होंने जीत लिया बिहार में। लेकिन कहते हैं कि उस समय लालू बड़े किंग मेकर हुआ करते थे बिहार के। उन्होंने जातिवाद का ऐसा जादू चलाया कि इनके 6 विधायक लालू के साथ चले गए और यहाँ से बहुत झटका लगा कम्युनिस्टों को। और अभी आपने कन्हैया के बारे में सुना होगा, ये भी कम्युनिस्ट विचारधारा से निकले हैं। तो कुल मिला के जो ये नक्सली हिंसा थी, अब ये झारखंड पहुंच गया है। तो जो आंदोलन नक्सलवाड़ी से निकला था वो बिहार उड़ीसा होते हुए झारखंड पहुंच गया और वहाँ जो आदिवासी इलाका है, आपको बता दें कि ये इनके जो नेता थे, इन लोगों ने छुपने के लिए जंगल ढूंढा और जंगल में आदिवासी रहते हैं। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को ये समझाने में सफल हो गए कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनसे लाभ पूंजीवादी लोगों को होता है, जिनके पास पैसा है उनको होता है, गरीबों का शोषण होता है। तो ऐसे में जो आदिवासी लोग थे उन्होंने इनको पनाह दे दिया। फिर इन लोगों ने उन्हीं लोगों में से अब तोड़ के कुछ लोगों को अपने पाले में मिला लिया और का पूरा एक नक्सली समूह बना लिया। तो आज भी जब कोई हिंसा होती है झारखंड में तो आपको लगता होगा कि मतलब ये तो कम्युनिस्ट पार्टी करती है, तो ऐसा नहीं है। ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी है और कम्युनिस्ट जो ये दूसरे कम्युनिस्ट है। मतलब एक जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हिंसा में विश्वास नहीं रखती है, वो लोकतंत्र में CPI-ML जिसके नेता सीताराम येचुरी जी हैं और ये डी राजा हैं, ये लोग, इनका मानना है कि जो है क्रांति बैलेट पेपर से होगी, बंदूक की नली से नहीं होगी। और जो दूसरा धड़ा है वो कह रहा नहीं, लेनिन को मानता है, वो कहता नहीं जो क्रांति होगी वो बंदूक की नली से होगी। तो कुल मिलाकर ये जो नक्सलियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, आप इसको यूट्यूब पे और सुन सकते हैं और आप जान सकते हैं, जानना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमारे बीच में हमारे ही लोग किसी तरह से भ्रमित हो गए हैं, उन नक्सलियों को जो जो लोग बंदूक उठाए हुए हैं, आप समझिए कि उनको उनका ब्रेन वॉश किया गया है, उनको एक विचारधारा से जोड़ दिया गया है, उनको उन तक गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें बंदूक से, कि अगर नक्सलियों की बात मान लिया जाए कि बंदूक से क्रांति आ जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बंदूक से क्रांति तो आ गई, लेकिन फिर वही हुआ, फिर से जो है जो आदमी जो नेता होता है नक्सलियों का वो तानाशाह बन जाता है और वो भी पूंजीवाद ही चलाता है।
तो कुल मिला के भारत में संविधान है और हमारा ये मानना है कि भाई सबको संविधान के अनुसार काम करना चाहिए और संविधान को ही मानना चाहिए। अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन हिंसा, बंदूक उठाना और बंदूक उठाने के लिए प्रेरित करना, ये दोनों बातें गलत हैं। आप जो है मैदान में आइए, सड़क पे आइए, संघर्ष करिए। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कों पे लोग नहीं आएंगे तो संसद शून्य हो जाएगी। तो मैंने आपको ये वीडियो आज इसलिए बताया कि आप भी जाने कि नक्सली कौन है और नक्सलियों की हिंसा क्या होती है और कैसे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमला करते हैं नक्सली तो लोगों को लगता है कि नहीं तो सीपीआई पार्टी वाले किए हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। तो ये अच्छा, एक अच्छी बात और है कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये बड़े विचारवादमान होते हैं, ये कभी दल नहीं बदलते हैं। दल बदलना इनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन कन्हैया ने दल बदल के थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज किया है। लेकिन ज़्यादातर जो है कम्युनिस्ट है वो दल नहीं बदलते, ये अपनी पार्टी में रहते हैं और अपनी पार्टी की विचारधारा से ही जुड़े रहते हैं। हालांकि अब इस पार्टी में बहुत सारे जो है खंड हो गए हैं, कोई लेनिन को मानता है, कोई माओ को मानता है, कोई कोई मार्क्सवाद को मानता है, लेकिन मेन जो है वो दो ही धड़ा है। एक जो हिंसा में विश्वास रखता है, जिसका मानना है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलेगी। वो झारखंड में जो नक्सली हैं, दंतेवाड़ा में जो हमला करते हैं, ये वो लोग हैं। और दूसरा जो लोकतांत्रिक है, जिसमें सीताराम येचुरी जी हैं, डी राजा हैं, इन लोगों का मामला है कि हम मज़दूरों को बताएंगे कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं और तुम हमें वोट दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब अगर आप हमको वोट देंगे तो हम मज़दूरों के लिए काम करेंगे। तो ये पूरा मामला है। तो ज़रा सोचिए कि जो क्रांति रूस से निकली थी, जर्मनी में किसी ने किताब लिखा और क्रांति हुई रूस में और पार्टी बन गई भारत में। तो इसीलिए कहा गया है कि कलम की जो ताकत होती है वो बंदूक से बहुत अधिक होती है। एक गोली से सिर्फ एक व्यक्ति मरता है, लेकिन एक कलम से हज़ारों व्यक्ति मर जाते हैं। क्योंकि चाइना में ऐसा हुआ, जब माओ ने अपनी क्रांति चलाई तो उस क्रांति में लाखों लोग मारे गए। माओ ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, सत्ता हासिल करने के कारण क्या किया, सबको मार डाला। तो चाइना में देखिए कहाँ कहाँ काम, केवल नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ के जितने पूंजीवादी हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, सब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, वही नेता हैं, वही पार्टी चला रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो एक धारणा बनी थी विश्व में कि सत्ता बंदूक की नली से मिल जाएगी, वो गलत निकल गई। क्योंकि जो जिसको सत्ता मिलती है वो तानाशाह बन जाता है। लेकिन हमारे देश में अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। पश्चिम बंगाल में काफ़ी दिन तक थी, लेकिन वहाँ के लोगों का मन जो है ऊब गया कम्युनिस्टों से। तो हमने आपको जो हमारे पास जानकारी थी कम्युनिस्टों के बारे में बताया।